उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया। इनका नाम परिधि और 2013 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनकी माताजी ने सवाल पूछा है, पिता के साथ इनके संबंध कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, एजुकेशन कैसा है, स्वभाव, स्वास्थ्य, दाम्पत्य आदि आदि चीज़ें। जैसे एक माता की जो जिज्ञासा होती है उसको। आपको मैं एक बात बताऊं, हमेशा ही हमें सबसे पहले अपनी कुंडली में 3 चीज़ों का परस्पर बहुत ही ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो कि आपकी कुंडली में लग्न किसका बन रहा है, लग्न किस लग्न के हैं आप, और दूसरे नंबर पे लग्न के नक्षत्र की स्थिति क्या है। मतलब जैसे इस कुंडली में लग्न जो है वो अनुराधा नक्षत्र का बनेगा 6 डिग्री पे, और नक्षत्र के कौन से चरण में व्यक्ति का जन्म हुआ है। मतलब आपने सबसे पहले क्या देखी कि लग्न कौन सा बना, वृश्चिक लग्न। लग्न का अंश कितना है, 6 डिग्री, और इस डिग्री पे कौन सा नक्षत्र बनेगा, अनुराधा नक्षत्र, और इस डिग्री पे इस नक्षत्र के कौन से चरण में व्यक्ति का जन्म होगा, यानी कि अधिपति कौन होंगे, नक्षत्र के चरण के अधिपति कौन होंगे। अगर इन तीनों का साम्य हो जाए, मतलब तीनों ही परस्पर अगर मित्र हो जाएं, तो इन तीनों ही ग्रहों की दशाएं अच्छी होती हैं। उसके बाद बहुत अच्छा सूत्र आपको बता दूं, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, जैसे इनकी कुंडली में चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, ये उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र, और सूर्य इस कुंडली में कारक होते हैं। क्लियर है। आपकी कुंडली का चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के अधिपति क्या आपकी कुंडली में कारक हैं। अगर वो कुंडली में कारक होंगे तो चंद्रमा की दशा और सूर्य की दशा, और साथ ही साथ वो चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं उसकी दशा को भी संतुलित या संतुलन में रख देते हैं। जैसे चंद्रमा मंगल की दशा को तो ठीक करेंगे ही, क्योंकि लग्नेश तो है ही, पर ये लग्नेश 0 डिग्री के हैं, 13 डिग्री से अंदर हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ व्यक्ति को ये सब कुछ दिलवा देंगे, जो भी व्यक्ति की इच्छा होगी। पर समस्या क्या है कि व्यक्ति को धन इकट्ठा करने के लिए दूर देश भटकना पड़ता है, इधर उधर यात्रा करनी पड़ती है। आरंभ जो होता है वो कष्ट में होता है। आरंभ में जो होता है वो परिवार वालों से दूर रहना पड़ता है, चाहे पिता से दूर रहने की स्थिति बन जाए या माता से दूर रहने की स्थिति बन जाए, या कई बार व्यक्ति को उसके दादा दादी, नाना नानी, इन सब लोगों का सहयोग या इन सब के ऊपर थोड़ा प्रभाव कमजोर होता है, या इनका जो होता है ना, जैसे कि मेल संबंध कमजोर होता है। लग्न में ही सूर्य बैठे हैं। अब विचार करिए, तो लग्न में सूर्य का बैठा होना अपने भाव से, वृश्चिक राशि के बैठे होने से, अपने भाव से चतुर्थस्थ व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति हो जाएगा। लग्न में सूर्य व्यक्ति को पेट के रोगी बना सकते हैं, बालों से संबंधित समस्या दे सकते हैं, पर नेत्रों से संबंधित समस्या नहीं होगी, क्योंकि शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि है और शनि उच्च के होकर के बैठे हैं। बुध और शनि व्यक्ति को कंप्यूटर और तकनीक का जानकार, साथ ही साथ व्यक्ति में नौकरी के योग भी जागृत करने वाले, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही निकटस्थ होकर के तो नहीं, पर आगे पीछे जरूर बैठे हैं, और दशम भाव के अधिपति केंद्र में, और दशम भाव के अधिपति को शुभ कर्तृ योग लगा है। शुक्र आगे पीछे, बुध उच्च के शनि 12वें भाव में, राहु के साथ दो ग्रह के साथ, पापक ग्रह के साथ बैठने से बुध भी पापक होंगे, और चंद्रमा मंगल के साथ मंगल का बल वृद्धि, और मंगल और चंद्रमा का लक्ष्मी संपन्न योग तो बनेगा, और पंचम भाव को इसका फल मिलेगा, जिसके कारण व्यक्ति यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि की वृद्धि। और गुरु इस भाव से केंद्र में, शुभ ग्रह होकर के अपने भाव से केंद्र में बैठे, चंद्रमा से केंद्र में, शुक्र से केंद्र में, सूर्य से षडाष्टक में, गुरु की दृष्टि बुध पे शिक्षकीय गुण, गुरु की दृष्टि शनि पे सरकारी क्षेत्र, और गुरु पे राहु की दृष्टि और राहु पे गुरु की दृष्टि, ये व्यक्ति के जीवन में माता पिता के बीच मतभेदों को शामिल करने वाला बना देते हैं। क्लियर है। अब आपको और भी चीजें निकट से आता हूं, थोड़ा निकट आके बैठो। एक बात बताता हूं, भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में संबंध मंगल से हो रहा है, जो कि जन्म कुंडली के 6वें भाव के अधिपति होने के साथ साथ लग्नेश है। लग्न और भाग्य के अधिपति का संबंध एक साथ जन्म कुंडली के लाभ भाव में हुआ, यानी कि लग्न और भाग्य के अधिपति का संबंध चंद्रमा और मंगल का एक साथ हुआ। ये मंगल की 4थी दृष्टि धन भाव पे, पर यहां से व्यक्ति को कई लोग पसंद करेंगे, जिसमें से कुछ का चयन ये कर सकता है।
और मंगल और चंद्रमा का संबंध जिसमें से मंगल की 7वीं दृष्टि, यहाँ पे व्यक्ति को क्रिएटिविटी दे सकते हैं। कारण क्योंकि पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बुध की राशि में, और वो बुध जो है वो मंगल के निकट होकर के बैठे हैं। साथ ही साथ उस मंगल की 8वीं दृष्टि अपनी राशि पे, जहां व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, शनि, बुध, राहु और मंगल सबका प्रभाव है। इस भाव से पंचमस्थ शुक्र का बैठा होना व्यक्ति के जीवन में ऋण आदि से मुक्त करने का योग बनाए, और साथ ही साथ व्यक्ति को कई बार ऋण में भी लेके जा सकते हैं। इस वजह से देन लेने में थोड़ा सामंजस्य बनाना होगा। पंचम भाव खाली, थोड़ा कमजोर। नवम भाव खाली, थोड़ा कमजोर। दशम भाव खाली, थोड़ा कमजोर। सप्तम भाव खाली, कमजोर। चतुर्थ भाव खाली, कमजोर। सप्तम भाव के अधिपति का ध्यान से देखिए, सप्तम भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना, खुद का कारोबार भी व्यक्ति स्थापित कर सकता है। शुभ ग्रह का शुभ ग्रह की राशि में बैठा होना और चंद्रमा से केंद्र में होना कैसे देखी जाती है कुंडली, कितना तो अच्छा लगता है कुंडली का अध्ययन, मुझे तो बड़ा मजा आता है। तो शुक्र से केंद्र में चंद्रमा का होना, ये व्यक्ति के सफल और सुखद दाम्पत्य का इशारा। इस चीज को आप यहां चेक करिए। यहां शुक्र वृश्चिक राशि में और गुरु से दृष्ट, बुध से दृष्ट, और शुक्र से पंचमस्थ चंद्रमा मीन राशि के, जहां चंद्रमा और गुरु का संबंध तृतीय एकादशवें का। नीच के शनि कभी कभी पति बातचीत करना बंद कर देगा। उच्च के मंगल व्यक्ति को कभी भी धन की समस्या नहीं होने देंगे। राहु कुंभ राशि के, दुश्मन से कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, दुश्मन ढहाते रहेंगे। नीच के शनि सूर्य, जिनका नीच भंग तो नहीं हो रहा, पर यहाँ पे परस्पर जो है वो एक दूसरे के नीच राशि में बैठे हैं। शनि भी नीच के, सूर्य भी नीच के, मतलब व्यक्ति को भाग्य का बल मिलता रहेगा। पति धार्मिक होगा, पर संभवतया वो थोड़ा प्रैक्टिकल भी होगा, बातचीत करने वाला कम होगा, थोड़ा गुमसुदगी की तलाश में रहेगा, गुमसुदा रहने वाला, और कई बार ईगोइस्टिक नेचर। और यहाँ पे ये जो जाति का पर्सनल बेसिस पे अगर बात करूं, इनके बिहेवियर की बात करूं, तो ये व्यक्ति दाम्पत्य को लेकर के थोड़ा पुंज रहने वाला, और जिससे आप विवाह करेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिएगा, चेक करने के बाद ही विवाह करिए। क्लियर है? विवाह करने के लिए धनु राशि के लोग अच्छे रहेंगे, कन्या राशि के लोग अच्छे रहेंगे, मीन राशि के लोग अच्छे रहेंगे, कर्क राशि के लोग अच्छे रहेंगे। राशियां आपके लिए कौन सी अच्छी नहीं रहेगी? मेष राशि के लोग से बच के रहना, सिंह राशि से बच के रहें, और धनु राशि से बच के रहें। तो अच्छा कौन होगा आपकी कुंडली के लिए? जो होगा वो मीन राशि अच्छी रहेगी, कर्क राशि अच्छी रहेगी, और कुछ हद तक कुंभ राशि भी अच्छी रहेगी। वैसे आपकी कुंडली के लिए 6 तारीख अच्छी रहेगी, मतलब 6 तारीख और 24 तारीख और 15 तारीख, मतलब 6 अंक अच्छा है। दशमांश कुंडली देखते हैं। लग्न के अधिपति का दशम में बैठना, और नीच का सूर्य यहां भी, नीच के सूर्य यहां भी। लग्नेश मंगल जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं? 6 नंबर में, और यहां वो मंगल जाकर के कहां बैठ रहे हैं? 10 नंबर में। गौर करिए, 6, 7, 8, 9, 10, अपने भाव से 5 घर आगे गया ग्रह अच्छा होता है। मतलब यहां वो कन्या के बैठे थे, पर यहां उच्च के नवांश में बैठ गए। इसका मतलब है कि व्यक्ति आगे ही बढ़ेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, इसकी प्रगति संभव है। धन भाव के अधिपति गुरु धन भाव को देख रहे हैं। गूढ़ और रहस्यमय चीजों के पीछे व्यक्ति का बल काम करे, और अपने मेहनत को बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत हैवी, जब जितों तक एकदम बहुत जबरदस्त मेहनती तो नहीं होगा, उतना मेहनत नहीं है, हाँ उतनी मेहनत नहीं है। वृश्चिक लग्न का है, थोड़ा कठोर है, थोड़ा कभी कभी अटपटा बोल दे, साबुन यहाँ क्यों रखा है, तेल यहाँ क्यों रखा है, शैम्पू यहाँ क्यों नहीं है, ये चीज यहाँ क्यों है, जगमग यहाँ क्यों पटा, ऐसी चीजें, मतलब अपनी शर्तों पे काम करने वाला। ऐसे हैं, मेरे साथ भी एक लोग हैं ऐसे जो ऐसे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जीवन है, ऐसे ही चल जाए। तो ये स्थिति होती है। मंगल और चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पे, इनकी कुंडली में मंगल भी उत्तरा फाल्गुनी के ही बैठेंगे, और लग्नेश 0 डिग्री के, थोड़ी कमजोरी, प्रभाव देर से मिले। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में 7 डिग्री के, वो ठीक ठाक है। सूर्य 11 डिग्री के, अवस्था उनकी अच्छी होगी, और बैठे भी अनुराधा के, स्वग्रही या उच्च के शनि सूर्य को बल दे देंगे। तो ये बात वहां बढ़े। तो इस तरीके से ये जो कुंडली है, दशमांश कुंडली में बाहर निकलिए, बाहर जाना चाहते हैं निकल जाइए, पर ये जो केंद्र में राशियां बनी है 2, 5, 8, 11, ये आपको बाहर जाने के लिए नहीं कह रही। ये कहती हैं कि आप बहुत ज्यादा दूर ना जाओ, आप यहीं हो जाओ, नजदीक ही रहिए, कहीं ना जाइए। विदेश भाव में जाना चाहते हैं, जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर अब बात ये रहे कि क्या मुझे जाना चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए।
दोनों के उत्तर में हाँ जाना जरूर चाहिए, और बाहर शिफ्ट होकर के रह जाना चाहिए तो मैं कहूँगा कि हाँ ये भी हो सकता है, पर उसके लिए आपको विशेष दशा का इंतजार करना चाहिए और विशेषतः आपको अपने आप से पूछ लेना चाहिए। पर ये जो है स्थिति कि आप अगर चाहें तो यहाँ रह के भी आपके जीवन की प्रगति संभव है। ऐसा कोई नहीं है कि आप बाहर जाएंगे, दूर जाएंगे तभी आपकी प्रगति। आप घर के अंदर भी रह के, अपने आसपास के पास पड़ोस में रह करके, बहुत ज़्यादा दूर ना जा करके भी अपने जीवन को जी सकते हैं। क्लियर है? धन कमाने के लिए आपको उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर आप दक्षिण दिशा की तरफ भी बढ़ सकते हैं, उत्तर और दक्षिण के कोण पर, यानी कि आग्नेय कोण पे व्यक्ति, आग्नेय कोण नहीं, उत्तर इधर और दक्षिण, यानी कि ये तो दोनों विपरीत हो गए। इसका मतलब है कि व्यक्ति या तो उत्तर दिशा का चयन करे या तो दक्षिण दिशा का चयन करे, पर दोनों में अगर बात कहूं तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को हमेशा ही उत्तर दिशा की तरफ ज्यादा लाभ मिलेगा, अपने जन्म स्थान से उत्तर। मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा मैं बोल रहा हूं उत्तर और पूर्व, पर ऐसा नहीं है, उत्तर और दक्षिण है। मैं अभी पूर्व की तरफ बैठ करके कार्यक्रम बना रहा हूं, तो मेरे जो है वो दाहिने साइड में जो है वो दक्षिण है और इधर जो है वो उत्तर है, तो ये स्थिति बनती है। क्लियर है? अब आपको मैं बताता हूं कि कर्म क्षेत्र कैसा रहने वाला है। यहाँ के दशम भाव के अधिपति लग्न में लक्ष्मी संपन्न योग, व्यक्ति तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करेगा, और उसमें बल भी है, चंद्रमा के पास मंगल का बल है, ये ठीक है। लग्नेश का लाभ में जाना ये बहुत बढ़िया योग होता है, और गुरु से केंद्र में होना ये और भी अच्छी बात होती है। अगर यही गुरु यहाँ बैठ जाते तो और भी आनंद आ जाती, पर कोई बात नहीं, गुरु और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं। ये व्यक्ति अपनी अवस्था से ज्यादा अनुभव प्राप्त कर चुका है, परिस्थितियों के कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा तालमेल बिठाता है और बहुत हद तक उससे जो है वो अपना जो है वो तालमेल बिठा करके उससे कुछ सीखने का प्रयास करता है। वृश्चिक लग्न के लोगों को आरंभ में तकलीफें बहुत होती हैं, पर बाद में चल करके वो अपने बल पे सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, और निस्संदेह उनकी जो परख और पहचान होती है वो बड़े ही समाज के उत्कृष्ट और सामाजिक जो संस्थान होते या फिर जो बड़े लेवल की संस्थाएं होती हैं उनके प्रमुखों से होती है। और राजनीति में भी इनका इंटरेस्ट होता है, दुनिया को देना चाहते हैं, सांसारिक व्यय में इनकी रुचि होती है, मामा से, मामी से, लोगों से, हित मित्र से आदि से वाणी का प्रभाव, व्यवहार का प्रभाव, ये सब अच्छा होता है। ज्ञान पक्ष जन्म कुंडली में अच्छा है, और भी बात की चीजें बता देता हूं। तो यहाँ पे दशम भाव के अधिपति लग्न में, यहाँ पे वही सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठ रहे हैं? नीच के हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जन्म कुंडली में वो 12वें भाव के अधिपति हुए, नीच के हुए, पर परिवर्तन योग में है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत असंतुलन की स्थिति बनेगी कर्म क्षेत्र को लेकर के, जहां आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। दशम भाव के अधिपति दशम में व्यापार क्षेत्र भी व्यक्ति का खुला है, अगर वो चाहे तो खुद का कारोबार भी स्थापित कर सकता है, या कई बार बोल करके, पढ़ा करके, ज्ञान दे करके भी धन कमा सकता है। छोटी उम्र में ही पैसे कमाने की आदत कई बार व्यक्ति को परेशान न करे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब मैं नक्षत्रों की चर्चा करूंगा। सूर्य के पास बल है, जिससे मंगल की दशा में और सूर्य की दशा में, चंद्रमा की दशा में और शनि की दशा में, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते, परंतु अच्छे नहीं होने के बावजूद भी शनि की दशा में भौतिकीय सुख मिलता रहेगा। सूर्य की दशा में व्यक्ति का वर्चस्व बढ़ता है, उसका पुरुषार्थ बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है, उसका ज्ञान बढ़ता है। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को शांति मिलती है, मन और भाग्य का बल बढ़ता है, व्यक्ति को अनुभव की प्राप्ति होती है, उसका वर्चस्व और उसका प्रभाव पराक्रम बढ़ता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य लग्न में बैठे हैं। सूर्य लग्न में बैठे हो तो पेट का रोग, दांत का रोग, बालों से संबंधित समस्या, पेट में समस्याएं कई बार दिखती हैं। शनि और सूर्य का निकटस्थ होना व्यक्ति को दंत रोगी बना सकते हैं। नेत्रों की समस्या इस कुंडली में नहीं है। चतुर्थ भाव के अधिपति 12 में है, राहु केतु के संपर्क में है, इस वजह से व्यक्ति को हृदय क्षेत्र पे शूल बढ़ता है। व्यक्ति को छोटी अवस्था से ही एक ऐसी कोई बात हो जाती है जिसका दंश जीवन भर व्यक्ति को झेलना पड़ता है, ऐसा भी होता है। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति पापी किस्म का हो जाता है या पाप में प्रवृत्त हो जाता है। इसका कारण आपको ध्यान रखना होगा। इस वजह से इनके चरित्र पे और प्रभाव पे ध्यान रखने की बात है। वैसे इनकी कुंडली में सूर्य अच्छे होते हैं, चंद्रमा अच्छे होते हैं, मंगल भी अच्छे होते हैं और गुरु भी अच्छे होते हैं। तीसरे नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पे मंगल अच्छे होंगे, मतलब अच्छाई के क्रम में चंद्रमा 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे सूर्य, तीसरे नंबर पे गुरु और चौथे नंबर पे मंगल। तटस्थ होंगे शुक्र और बुध। क्लियर है? दशमांश कुंडली में ही चर्चा कर रहा हूं। तो लग्न के अधिपति का दशम में जाना, शनि और मंगल जन्म कुंडली में व्यक्ति को थोड़े कठोरता से, थोड़ी कठिनाई से, पिता से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता। वैसे आपकी कुंडली में एक बात मैं बता दूं तो पिता से आपको सामान्यतया
बहुत ज्यादा नहीं है लाभ, क्योंकि गुरु वक्री भी हैं और नीचा अभिलाषी तो नहीं है, पर शत्रु के घर में बैठे हैं, बुध को देख रहे हैं तो थोड़ी अच्छी बात है। हाँ, व्यक्ति का धर्म कर्म जागृत रहेगा। गुरु अष्टम में बैठे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र के हैं, 25 डिग्री के हैं, शिफ्ट नहीं करेंगे, वहीं बैठे हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि व्यक्ति के पास पिता हैं पर दूर हो सकते हैं, पिता का सुख थोड़ा कम सा है, या दूर रह करके ही पिता का आशीर्वाद मिलता रहता है, स्नेह मिलता रहता है। आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति के पिता जो हैं वो, या व्यक्ति पिता से प्रभावित होता है, माता का प्रभाव रहेगा पर थोड़ा कम सा। व्यक्ति बार बार पिता को याद करता है और उसकी कमी महसूस करता रहता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। बहुत बढ़िया है ये स्तुति चंद्रमा और मंगल वाली। राहु गुरु के साथ है और गुरु की जो स्तुति बन रही है कुंभ राशि की, शनि जो है वो मंगल के साथ बैठे हैं, थोड़ी बहुत तटस्थता की स्तुति बनेगी, पर व्यक्ति लाभ अर्जित कर लेगा, लाभेश लाभ में है, परिवर्तन योग बना है शुक्र और सूर्य का, ये अच्छा कहा जाएगा। व्यक्ति बाहर आसानी से जा सकता है अपने जन्म स्थान से दूर जाने के लिए। अभी आपकी कुंडली में मंगल की दशा आ रही है, जो करना होगा करिएगा। अभी तो चंद्रमा की दशा आप जी लीजिए आराम से, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। 2025 के बाद आप बाहर जाने के लिए कभी भी प्रयास करें तो मैं समझता हूं 2025 के 6वें महीने के बाद, या फिर आपकी कुंडली में एक योग 2027 के 6वें महीने के बाद बनेगी। षडबल की बात करूंगा, मंगल नक्षत्र की बात कर रहा था, सूर्य ठीक है, चंद्रमा की स्तुति ठीक है, मंगल की स्तुति ठीक है, बुध की स्तुति जन्म कुंडली में बहुत अच्छी बनी है, गुरु की स्तुति बहुत अच्छी बनी है। नक्षत्र के हिसाब से सारे के सारे ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, क्योंकि शुक्र भी जन्म कुंडली में अपने ही नक्षत्र में बैठेंगे, पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, ये बात है। पर अब षडबल की बात करें तो मंगल आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल किसी शुभ ग्रह से केंद्र में हो, अगर मंगल से शुभ ग्रह कोई केंद्र में हो, दोनों तरफ तो मंगल के, यहाँ भी गुरु केंद्र में है, यहाँ भी शुक्र केंद्र में है, जिस भाव के अधिपति है वो लाभ में बैठे तो ये भी अच्छी बात है। किसके साथ बैठे तो भाग्येश के साथ बैठ गए, उसके ठीक आगे उच्च का ग्रह वो भी ठीक होगा, उसके ठीक आगे स्वग्रही राहु भी जो है वो खराब नहीं होंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है वो जातक को कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही लेके जा रही है, जहां व्यक्ति आरंभ कष्ट से जरूर भोगेगा। अब आपको आगे मैं लेके आता हूं। दाम्पत्य में स्थिति अच्छी रहेगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संतान का सुख व्यक्ति को 100% मिलकर रहेगा। गुरु के पास बल है, शुक्र के पास बल है, शनि के पास बल है, मंगल के पास बल थोड़ा कम होगा, थोड़ा बहुत। राहु के पास बल है, सूर्य के पास थोड़ा कमजोर होगा, चंद्रमा थोड़े कमजोर होंगे। अब आपको मैं यहां पे इनके पंचांग से मिला देता हूं। देखिए, इनका जन्म मार्गशीर्ष माह में हुआ है। भगवान अपने आप को मार्गशीर्ष ही कहते हैं। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो धार्मिक होता है, पर कई बार वो आलस्य के कारण अपना वो गुण संपूर्ण निकाल नहीं पाता है। कार्तिक और मार्गशीर्ष का प्रभाव कई बार व्यक्ति को कुछ गलत आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप के दौर में भी जीवन में गुजरने की स्थिति बनेगी। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से पिता का प्रभाव थोड़ा कमजोर होता है। हेमंत ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति प्रेम खोजता है, इसको आप प्रेम से जो भी कहेंगे वो कर दे। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कष्ट होता है, जहां व्यक्ति को कई बार प्राइवेट नौकरी के योग बनते हैं और अपना कारोबार स्थापित करने का योग बनता है। शनि की स्थिति जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि दशम भाव से उनका कोई संबंध नहीं बन रहा है। चतुर्थ भाव के अधिपति शनि और मंगल का संबंध जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा निकटता वाला नहीं बन रहा है, इस वजह से नौकरी के योग थोड़े कमजोर ही है, क्योंकि चंद्रमा भी पापक बन रहे हैं। बुधवार के जन्मे होने से व्यक्ति अपना खुद का कारोबार स्थापित कर सकता है, अभी से ही उसके बारे में विचार कर लेना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी में जन्मे होने से व्यक्ति के पास बल रहेगा, और ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति जो है वो व्यावसायिक नेचर का है और उसके पास ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य सब है। ईर्ष्या भी है, क्यों? क्योंकि पंचम भाव को मंगल देख रहे हैं, पंचमेश अष्टम में बैठे हैं। रिसर्च का क्षेत्र भी व्यक्ति को खोलेगा, और कई बार व्यक्ति को डॉक्टरी क्षेत्र में लेके जाने वाला एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति की क्रिएटिविटी के गुण व्यक्ति के अंदर देखे जाते हैं, और उसके पास थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ उसकी शिक्षा थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ, आर्थिक बाधाओं के साथ पूरी हो जाती है। माता का सुख इस कुंडली में जो है वो कैसा है वो मैं बता दूं। व्यक्ति की माता अनुभवी हैं, पिता जो हैं वो धनवान हैं, जिनको धन का घमंड भी हो सकता है। माता और पिता दोनों में से व्यक्ति माता से निकट है, पिता से भी निकट है, थोड़ा कम। पिता से संबंध जो है वो हैं,
पर मैं समझता हूं कि वो थोड़े अड़ियल जिद्दी हठी हो सकते हैं, या फिर वो उनसे दूरी है। पिता वाला क्षेत्र में हर बार कमजोर देख रहा हूं, ऐसा है क्या? क्योंकि कुछ कुछ चीजें मुझे और भी दिख रही हैं जो मैं यहां नहीं बोल रहा, पर गुरु का प्रभाव है, इस वजह से होने के बावजूद भी ना के बराबर या कमजोर। माता जो है वो गुरुवत है, माता ही सब कुछ सिखाएंगी और माता का आश्रय व्यक्ति लेगा और माता की सेवा भी करेगा। संतान का पक्ष ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। आपकी कुंडली के आधार पर राहु और केतु की दशाओं के अतिरिक्त जितने भी ग्रह हैं, इन दोनों को छोड़ करके, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु नहीं, राहु और केतु को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब आपकी कुंडली में धनदायक हैं, धन देने वाले हैं। इस वजह से कभी भी इस कुंडली में धन को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य बैठे हैं, धन भाव में शुक्र शुभ ग्रह की राशि में, ये बहुत अच्छा। धनेश का धन भाव को देखना ये अच्छा होता है। धन भाव से केंद्र में चंद्रमा का बैठना ये अच्छा होगा। पराक्रम और चतुर्थ के अधिपति का उच्च का होना, पर मंगल जन्म कुंडली में जीरो या कमजोर, बुध की राशि में थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ व्यक्ति थोड़ा आलसी होता है। पंचम भाव के अधिपति अष्टम में और मंगल की दृष्टि जो कि रोगेश है, इस वजह से कई बार पिता का स्नेह या पिता का प्रेम थोड़ा कम मिलता है, या व्यक्ति जितना देता है दूसरों को प्रेम उतना नहीं मिलता। रिकॉग्निशन मिल जाती है, ऊर्जा लगानी पड़ती है। छठवें भाव के अधिपति एकादशवें में, किसी को देना नहीं है, नहीं तो अटक जाएगा, पैसा मिलेगा नहीं। सातवें भाव के अधिपति द्वितीय में, खुद का कारोबार और व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य विलंब से शुरू हो नहीं हो, लेकिन फिर भी मिला करके कुंडली की आवश्यकता होगी, क्योंकि चंद्र कुंडली से व्यक्ति मांगलिक होगा। चंद्र कुंडली से चंद्रमा मंगल लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति मांगलिक हो सकता है। यहाँ व्यक्ति को हमेशा ही दूसरों पे भरोसा करने से पहले 10 बार विचार कर लेना चाहिए। ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई आपको। अब क्या बता रहा था मैं कि 8वें भाव के अधिपति 12वें और जन्म कुंडली में बैठे हैं चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ, तृतीय भाव के अधिपति के साथ। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने भवन, भूमि, वाहन आदि पे जब भी वो खर्च करना चाहेगा थोड़ी बहुत मशक्कत होगी। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ है जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं, तो पिता और माता के सहयोग से व्यक्ति की इच्छा और वो जो सुरक्षा है वो उसको मिल जाती है, भवन और गाड़ी वाहन वाला। नवम भाव के अधिपति का लाभ में जाना लग्नेश के साथ, ये लाभ योग बनेगा, ये बहुत अच्छा होगा धन और भाग्य के लिए। दशाएं भी अच्छी रहेंगी दोनों की, खराब नहीं है। दशम भाव के अधिपति का लग्न में आना, लक्ष्मी संपन्न योग। एकादशवें भाव में लक्ष्मी योग लगा है, कुलदीपक योग, व्यक्ति अकेला इकलौता भी होता है कई बार। 12वें भाव में उच्च के शनि, व्यक्ति को मोक्षदायक और व्यक्ति को श्रेष्ठ गतिविधि में लीन रहने वाला और अच्छे तरीके से जीवन का यापन करने वाला, साथ ही साथ दुश्मनों के लिए छठी की दूध याद करा देने वाला हो जाता है। व्यक्ति कभी भी उलझेगा नहीं, फंसेगा नहीं, कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। ब्राह्मणों का पूजक होता है पर कई बार बोलता नहीं है। वृश्चिक लग्न के लोगों में एक अच्छी बात यह होती है कि वो बहुत अच्छे वाहक होते हैं, मतलब जिम्मेदारियों के, और बहुत अच्छे तरीके से सूक्ष्मतया अपना काम करना जानते हैं। वो अपने काम में कभी भी किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते और अपने काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं। वृश्चिक लग्न के लोगों में एक अच्छी बात यह होती है कि वो समाज को पोषित करना जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको नर्चर करना उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब क्या बताऊं, नक्षत्र बता देता हूं आपकी कुंडली के आधार पर। अनुराधा कहीं यात्रा करने के लिए अच्छी है। आपकी कुंडली के लिए उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा आषाढ़ा ये नक्षत्र अच्छा रहेगा। भरणी अच्छा रहे, पुनर्वसु अच्छा रहे, विशाखा नहीं, स्वाति अच्छा रहे, उसके बाद पुष्य अच्छा रहे, हस्त अच्छा रहे, ये कुछ है। सूर्य आधा परिणाम, चंद्रमा भी 25%, मंगल और बुध, गुरु, शुक्र ये सब 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 मृत प्राय है। सारे ग्रह मृत प्राय हैं, इस वजह से आरंभ दिक्कत में है पर बाद दिक्कत में नहीं होगा। मृत प्राय ग्रह ऐसा नहीं है कि वो आप सोच करके कई बार ऐसा डर जाते हैं। राहु और केतु की दशा भी आपकी कुंडली में कभी खराब नहीं जाएगी, ये बात भरोसे के साथ कह सकता हूं। पर आप कभी भी ये बात सोच करके माता जी ना घबरा जाना कि आपकी बेटी की कुंडली में सारे ग्रह मृत प्राय हैं या वृद्ध हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि ग्रह अगर नक्षत्र से बलवान हो रहा हो, डिग्री से थोड़ा कमजोर भी होता हो, तो हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। पर यह भरोसा आप तभी जागृत कर सकते हैं जब आपने अपने बच्चे को उत्तम और अच्छे संस्कार दिए हैं। इनको हमेशा ही बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। इनको जीवन पर्यंत चांदी का मोती, चांदी में मोती या सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। राहु की दशा में लाजवर्त धारण करवा दीजिएगा। मंगल की दशा में मूंगा धारण से ज़्यादा बढ़िया होगा कि
सूर्य को धराइए यानी कि माणिक्य धराइए। इनकी कुंडली के आधार पर व्यक्ति जो है वो कोई भी कारोबार करे, तकनीक से संबंधित कोई भी क्षेत्र में जा सकता है। इनकी कुंडली में बल के आधार पर काम करने से ज़्यादा बढ़िया होगा टेक्नोलॉजी के को चयनित किया जाए। इनकी कुंडली में मंगल, गुरु, शनि आदि आदि चीज़ों का प्रभाव बहुत बढ़िया है। इस वजह से व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही उच्चतम स्तर पर जा सकता है। पढ़ाई में भी उच्च शिक्षा का योग इनकी कुंडली में बहुत अच्छा देख रहा हूँ। व्यक्ति जो सोचेगा वो पूरा कर लेगा। हठी है थोड़ा सा। मिलेंगे परिणाम। हाँ, पूजा पे बता रहा था कि इनको बजरंगबली की पूजा हमेशा करनी चाहिए। और वैसे इनकी कुंडली में बुध और शनि 12वें हैं। महापुरुषाय नमः इस मंत्र का जप या हयग्रीवाय नमः इस मंत्र का जप हमेशा ही करते रहना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा 5 बार शनिवार को अवश्य ही कर लेना चाहिए। और सोमवार के सोमवार शिव जी को दही अर्पित अवश्य कर लेना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया होगा रात को सोते समय देवी कवच का पाठ अगर हो जाए तो, या नहीं तो कम से कम नावारण मंत्र का 11 बार, या अगर वो भी ना हो सके, वो भी कठिन है हालांकि महिला है, तो आप कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य सुन करके सोया करिए। या नहीं तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ ही हाथ पैर धो करके अच्छे से शुद्ध अवस्था में ये कम से कम कर लिया करिए। अगर हो सके तो भगवान शिव का या फिर शिव पार्वती का जो स्तोत्र होता है वो पढ़ के सोया जाए, शिव चालीसा या कुछ भी, क्योंकि स्वप्न भी थोड़े बुरे और भद्दे से आते हैं ऐसी अवस्था में। जन्म कुंडली में ये बात मैं देख रहा हूँ। पेट की समस्याएं आपको प्रभावित कर सकती हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा। भोजन कुछ ऐसा करिए जो बिल्कुल ही साधुवत और बेहतर रहने वाला हो। जब कभी भी कुछ खरीदना हो तो चंद्रमा याद कर सकते हैं आप, चंद्रमा की दशा को। जब कभी भवन भूमि वगैरह खरीदना हो, जमीन वगैरह खरीदना हो, कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो शनि की दशा और चंद्रमा की दशा लाभदायक होगी। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जब एजुकेशन से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा बहुत ही लाभदायक होगी। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर संतति और विवाह आदि के बारे में कोई बात करनी हो तो आपकी कुंडली में शुक्र की दशा और गुरु की दशा, साथ ही साथ बुध की दशा को भी लाभ में देखा जा सकता है। या सूर्य में बुध जब आते हों, या बुध में जब गुरु आते हों, या गुरु में जब बुध आते हों तो भी ये काम किया जा सकता है। राहु की दशा भी आपकी कुंडली में खराब नहीं जाएगी, 100% गारंटी से ये बात बोल रहा हूँ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। क्या चीज़ नहीं बताया, जो नहीं बताया वो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए, और कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए, बन के रहिए हमेशा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।